Hello everyone. So today I will discuss BT UP top 10 important question and अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग जो सब्जेक्ट है आपका 100% केवल यही 10 क्वेश्चन आने वाले हैं जो मैंने इस PDF में डाल के रखा है एंड आपको इसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड अगर किसी ने अभी तक स्टार्टिंग नहीं की है क्लाउड कंप्यूटिंग की पढ़ाई तो बस ओनली इस PDF में जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड है अगर आप उतना भी बस पढ़ के जाते हैं तो 100% है आप 30+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा एंड मैंने 10 क्वेश्चन का आंसर भी इंक्लूड किया है जिससे आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं एंड वहाँ पे लिख भी सकते हैं एंड इतने सिंपल लैंग्वेज में मैं अंडरस्टैंडिंग कराने वाला हूँ। सो आपको सब चीज़ें समझ में आने वाली है एंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाली है जिसका 6 सेमेस्टर है। 6 सेमेस्टर में हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग है जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये सब्जेक्ट है। तो हम बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं एंड अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की वन शॉट वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एंड्रॉइड क्लाउड कंप्यूटिंग IMED डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग सभी की वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी विथ PDF एंड सोल्यूशन के साथ। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे ओनली 10 क्वेश्चन जो 100% आएगा एंड एग्ज़ाम देने के बाद जब आप आइएगा तो एक बार ज़रूर यहाँ पे कमेंट करिएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है एंड जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया उसमें से ऑल क्वेश्चन आए हैं कि नहीं। ओके सो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा सबसे पहला जो हमारा मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एंड मैंने इसे खुद अपने रिटन फॉर्म में लिखा है, खुद अपने हाथों से लिखा है। सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जिस तरह से यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस तरह से मैंने यहाँ पे उसे स्ट्रक्चर फॉर्म में रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है जो कि हमारे पास 15 क्वेश्चन रहते हैं हमारे BT UP में एंड सभी क्वेश्चन के हमारे पास 5 मार्क्स होते हैं। कभी कभी शॉर्ट नोट देता है बट उसमें भी हमें 5 मार्क्स मिलते हैं। सो यहाँ पे अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन हमें करना है। जो पहला क्वेश्चन है इवेल्युएशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो सिंपल क्वेश्चन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सप्लेन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल एक्सप्लेन। एंड ये भी बताना चाहता हूँ मान लीजिए अगर हमसे क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर कुछ भी पूछ लेता है, अगर आपको कंप्यूटिंग शब्द दिख गया तो जितना भी आपको कंप्यूटिंग से रिलेटेड चीज़ है वो सबको मेंशन करके आना है आपके एग्जामिनेशन कॉपी में। लाइक पूछ ले इवेल्युएशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग तो हमें वहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का इवेल्युएशन लिखना है, क्लाउड कंप्यूटिंग के एप्लीकेशन लिखना है, क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेज लिखना है, क्लाउड कंप्यूटिंग के डिसएडवांटेज लिखना है एंड क्लाउड कंप्यूटिंग का नीड क्यों पड़ा एंड इतनी चीज़ें जब हम वहाँ पे मेंशन करके आएंगे तो 100% 2 से 3 पेज तो हम आसानी से वहाँ पे लिख ही सकते हैं। तो 100% हमें 5 मार्क्स तो मिलेगा एंड अगर 5 मार्क्स भी नहीं मिलेगा तो 4 मार्क्स एक क्वेश्चन हमारा फिक्स होता है। सो ओके हम स्टार्ट करते हैं फिर से अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग एवोल्यूशन आपने समझ लिया एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सप्लेन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल एक्सप्लेन कौन कौन सी सर्विस होती हैं लाइक IaaS PaaS एंड SaaS। एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है एंड व्हाट इज सर्विस लेवल एग्रीमेंट एंड सर्विस लेवल एग्रीमेंट के लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करें। यहाँ पे केवल वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो 100% आने वाला है। आप बस इस वीडियो को देख के जाइए 100% आप 30 से 35 तक आसानी से बस पा सकते हैं। बस इसे अच्छे से समझ लीजिएगा एंड जितनी भी हेडिंग होंगी अपने दिमाग में रख लीजिएगा। वहाँ पे जाके ST वैसे ही लिखना है आपको एंड सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड 3 की बात करें तो वर्चुअलाइजेशन क्या होता है लाइक एल्यूजन एंड व्हाट इज हाइपरवाइजर एक्सप्लेन एंड टाइप सिक्योरिटी इशू इन क्लाउड कंप्यूटिंग जो यूज़ करता है उसे कौन कौन सी सिक्योरिटी मिलती है एंड कौन कौन सी इशू हमें मिलती है वो। एंड नेक्स्ट की अगर बात करें तो अटेम्प्ट 22 क्वेश्चन SANS क्या होता है तो स्टोरेज एरिया एज ए नेटवर्क एंड स्टोरेज एरिया एज ए नेटवर्क एंड ये है हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क एंड ये है हमारा स्टोरेज एरिया एज ए नेटवर्क। एंड DDoS लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस लाइक मतलब कि एक ही वेबसाइट पे बहुत से लोग एक ही समय पे विजिट कर रहे हैं या कोई एक हैकर है जो एक ही वेबसाइट पे 100 से ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज रहा है तो उसे हम DDoS अटैक कहेंगे। और नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने लास्ट में दिया है मैंने अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन व्हाट इज शेड्यूलिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सप्लेन टाइप ऑफ शेड्यूलिंग व्हाट इज टास्क एक्सप्लेन टाइप लाइक 2 टाइप के हमारे टास्क होते हैं इंडिपेंडेंट टास्क एंड डिपेंडेंट टास्क। एंड यहाँ पे मैंने जो आपको पूरे 15 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 कैटेगरी में डिवाइड करके। सो अगर इसमें से आप केवल 10 क्वेश्चन कोई भी 10 क्वेश्चन याद करके जाते हैं तो 100% 30 से 35 तक मार्क्स आप बहुत ही आसानी से गेन कर सकते हो। 35+ ही आपका होगा 100%। अगर मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ तो 100% आप भी
आसानी से उसे लिख लेंगे। तो ठीक है, हम अब से एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। मैंने जो जो क्वेश्चन को लिखा है आप बस समझते चले जाइए एंड सुनते चले जाइए। एंड यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चन लिखा है जो 100% आने की संभावना है एंड आएगा भी। तो क्या हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो इवेल्युएशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के इवेल्युएशन को ब्रीफ में हम समझा सकते हैं इस तरह। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि डायग्राम से हमारा जो एग्जामिनर होगा काफ़ी अट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है जो कि 1950 में आया था। फिर उसके बाद हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटिंग आया जो कि 1951 में आया था। एंड फिर क्लस्टर कंप्यूटिंग आया जो कि 1960 में आया था। क्लस्टर कंप्यूटिंग के आने के बाद ग्रिड कंप्यूटिंग आया जो कि 1990 में आया था। एंड फिर वर्चुअलाइजेशन आई। वर्चुअलाइजेशन आने के बाद यूटिलिटी आई। यूटिलिटी मतलब पीपीयू मतलब पे पर यूनिट। जितना हमें क्लाउड स्टोरेज चाहिए उतना हमें पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद लास्ट में 2007 में हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग आया। एंड यहाँ पे हर चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वो कंप्यूटिंग होते हैं जिसमें हमारे हार्डवेयर डिवाइस पार्ट में होते हैं, मतलब कि हमारे जिसमें हार्डवेयर डिवाइसेस मल्टीपल पार्ट्स में होंगे वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एंड मेन फ्रेम डिस्ट्रीब्यूटेड की कमियों को हटाने के लिए मेन फ्रेम का हमने यूज़ किया। क्लस्टर कंप्यूटिंग सेम लोकेशन से क्लाउड को नेटवर्क का यूज़ करने के लिए हम क्लस्टर कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं। एंड ग्रिड कंप्यूटिंग वो कंप्यूटिंग होता है जिसमें अलग अलग लोकेशन से हम अपने क्लाउड डेटा को यूज़ कर सकते हैं, लाइक रिमोटली एक्सेस। एंड वर्चुअलाइजेशन इज एल्यूजन होता है, लाइक विंडोज़ पर हमें मैक को चलाना। एंड यूटिलिटी क्या होता है, मैंने बताया पीपीयू पे पर यूनिट, मतलब जितना हम सब्सक्रिप्शन लेंगे उतना लेंगे। मतलब कि हम अगर किसी का भी कोर्स परचेस करते हैं तो हम जितना उसे पैसे पे करते हैं केवल वो उसकी ड्यूरेशन होती है कि वो हमें 4 महीने तक ही अपने कंटेंट को प्रोवाइड करेगा। सो इस तरह हमारा पीपीयू काम करता है। एंड जो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। यहाँ पे यूटिलिटी के बाद हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वेंशन हुआ। तो अपने डेटा को इंटरनेट पर रखना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। सो सिंपल पॉइंट, अपने डेटा को इंटरनेट पे रखना हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है, जिसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। मतलब कि हमारा जीमेल, गूगल, अब जीमेल में हम कहीं से भी लॉगिन करके उसे एक्सेस कर सकते हैं एंड ऑल डेटा को अपने रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मेन टेक्निक टू स्टोर योर डाटा इन ए क्लाउड। क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन एम है कि हार्डवेयर रिसोर्स को रिमूव करना तथा रिड्यूस करना, मतलब जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उन्हें हटा के केवल सॉफ्टवेयर वाली चीज़ों को सही वे में यूज़ करना। एंड डाटा इन्फॉर्मेशन को ग्लोबल इंटरनेट पर स्टोर करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोर डेटा को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा पेपर यूनिट पे काम करता है। एंड पीपीयू क्या होता है, पे पर यूनिट का मतलब होता है यूज़र जितना सर्विस यूज़ करेगा उतना उसे पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे ईमेल हमें 15 GB फ्री क्लाउड स्टोरेज देता है, जब हमारा 15 GB फुल हो जाता है तब हमें और स्टोरेज लेने के लिए पे करना पड़ता है। बिल्कुल जिस दिन हमारा क्लाउड का 15 GB फुल हो जाएगा उस दिन हमें और स्टोरेज लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैंने सिंपल डायग्राम को मेंशन कर दिया। ये हमारा यूज़र है, यूज़र ने गूगल से कोई सर्विस ली थी एंड वो सर्विस जो हमारा था $1000 में उसने 20 GB स्टोरेज लिया। सो यहाँ पे ये $1000 में हमारे यूज़र ने गूगल से 20 GB स्टोरेज लिया। एंड जब उसका 20 GB स्टोरेज खत्म हो जाएगा तो फिर से $1000 गूगल को पे करेगा एंड उसे फिर से क्लाउड का स्टोरेज मिल जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने कुछ और भी चीज़ों को मेंशन किया है। एडवांटेज की अगर बात करें तो एडवांटेज क्लाउड कंप्यूटिंग काफ़ी फास्ट होता है, इजी एक्सेस कर सकते हैं, फ्री 15 GB देता है लाइक गूगल। एंड 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है, हमें 24/7 सेवा मिलती है, रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है एंड ईजी होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो जितना हम पे करेंगे उतना हमें मिलेगा सब्सक्रिप्शन। एंड सर्विस इशू कभी कभी हो सकती है, नेटवर्क इशू एंड सर्विस लेवल एग्रीमेंट में कभी कभी कुछ चीज़ें बग्स हो सकती हैं, नेटवर्क की भी इशू हमें आ सकती हैं। अब प्रोवाइडर की बात करें कौन कौन हमें क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो पहला आता है गूगल, दूसरा अलीबाबा, तीसरा AWS एंड चौथा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। एंड AWS जो है सबसे फेमस क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड सर्विस है। सो यहाँ तक आपको चीज़ें पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को और एक्सप्लोर करिए। एंड हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं इतने छोटे छोटे हेडिंग को यहाँ पे मेंशन किया गया है, सो प्लीज़ आप एक्सप्लेन करके अपने एग्जाम में लिखिए ज़रूर। एंड टेक्निकली टर्म्स का ज़्यादा यूज़ करें, बाकी मैंने सिंपल लैंग्वेज में भी इसे एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट मॉडल। क्लाउड कंप्यूटिंग में मेन 4 डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल में हमें ये मालूम होता है कि कौन सा मॉडल यूज़ करेगा सर्विस क्लाउड का, मतलब कि जो हमारा सर्विस क्लाउड है प्रोवाइडर है वो कौन सा मॉडल यूज़ करेगा अपने सर्विस को यूज़ करने के लिए। एंड अलग अलग मॉडल अलग अलग कार्य के लिए होते हैं। मॉडल हमारे मेन 4 होते हैं, एक पब्लिक मॉडल, प्राइवेट मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, कम्युनिटी मॉडल। अगर पब्लिक मॉडल की बात करें, पब्लिक हमारा क्या होता है, वो होता है जो सभी के लिए उपलब्ध होता है, बस हमें पैसे पे करना है एंड हमें हमारा
क्लाउड मिल जाएगा लाइक, और उसमें हमें 15 GB फ्री भी मिलते हैं, जैसे यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 इन सभी ने पब्लिक क्लाउड लिया है। सो ये आसानी से अपने यूज़ कर सकते हैं अपने स्टोरेज को, लाइक गूगल जिमिनी, ये सब हमारा क्लाउड का ही एक पार्ट होता है। एंड अब प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट जो होता है वो मोर सिक्योर होता है, इसे गवर्नमेंट्स लेते हैं एंड कुछ ऐसे कंपनी बिजनेस लेते हैं जिनके खुद के डेटा सेंटर्स होते हैं, वो अपने डेटा सेंटर पे अपनी ऑल इन्फॉर्मेशन को रखते हैं। प्रोवाइडर का प्राइवेट मॉडल का यूज़ मेनली बड़ी कंपनियां ऑर्गेनाइज करते हैं, इनके खुद के डेटा सेंटर होते हैं। यहाँ पे डेटा सेंटर है, कंपनी है, फिजिकल डिवाइस। एंड हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड इज अ कम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, मतलब कि जो चीज़ें हमें पब्लिक में रखनी है वो पब्लिक में रखेंगे, एंड जो चीज़ें हमें प्राइवेट में रखनी है वो चीज़ें हम प्राइवेट में रखेंगे। एंड नेक्स्ट है कम्युनिटी। एक ही क्लाउड सिस्टम को मल्टीपल कंपनियां यूज़ करेंगी तो हमारा कम्युनिटी होगा। लाइक हमारा 2-3 बैंक है, लाइक बीओबी बैंक है जो मिर्ज़ापुर में है, एंड दूसरा बीओबी बैंक है जो खमरिया में है, तीसरा जो है बनारस में। तो ये तीनों जो बैंक हैं इनकी शाखाएं अलग है, बट ये एक ही क्लाउड का यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा कम्युनिटी क्लाउड होगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं SLA। SLA स्टैंड फॉर सर्विस लेवल एग्रीमेंट। दिस इज अ एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट। एग्रीमेंट इज अ कम्बिनेशन ऑफ रिटन फॉर्म रूल्स, मतलब कि एग्रीमेंट जो होता है हमारा मल्टीपल रूल्स उसमें लिखे होते हैं कि क्या चीज़ें होंगी, कितनी ड्यूरेशन होगी, गारंटी वारंटी, सब चीज़ें हमारे एक एग्रीमेंट में होगी जो कि सर्विस से रिलेटेड होगा। जब भी कोई भी यूज़र कोई भी सर्विस प्रोवाइडर से लेता है तो उसे सर्विस के बारे में मेंशन ऑल इन्फॉर्मेशन SLA में लिखे होते हैं कि क्या चीज़ें कैसे होंगी। एंड SLA में मल्टीपल टाइप से लिखा था तैयार किया जा सकता है। SLA को हम रिटन फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म में जीमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सअप, SMS एंड मैनुअली रिपोर्ट के जरिए भी हम SLA को क्रिएट कर सकते हैं। एंड SLA को प्रोवाइडर तथा यूज़र दोनों SLA में लिखे रूल को फॉलो करते हैं। जिस दिन जो हमारा SLA में लिखे गया रूल है वो, या अगर प्रोवाइडर है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी देनी पड़ सकती है यूज़र को। एंड अगर लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें SLA की, तो सबसे पहले हम फाइंड डिवाइस करेंगे, मतलब कि हम सबसे पहले अपने उस प्रोवाइडर को चूज़ करेंगे जिससे हमें सर्विस को लेना है। लाइक हमने गूगल को चूज़ किया, यहाँ पे हमने गूगल को चूज़ किया, एंड फिर हम डिफाइन SLA करेंगे, SLA को डिफाइन करेंगे, उसके SLA को देखेंगे, फिर हम इस्टेब्लिश करेंगे कि मतलब कि हाँ ये सही है ये SLA। एंड उसके बाद मॉनिटरिंग करेंगे कि हमारा जो सर्विस है वो सही से चल रहा है कि नहीं। अगर उसमें कोई ख़राबी होती है तो हम उस अपने सर्विस को रोकते हैं, एंड उस सर्विस को रोकने के बाद हम अपने प्रोवाइडर मतलब कि गूगल पे हम पेनल्टी लगाते हैं। अब गूगल क्या करेगा, हमें या तो स्टोरेज मोड दे देगा या तो हमारी सर्विस को बंद कर देगा, हमें हमारा पैसे हमें वापस कर देगा। सो नेक्स्ट पे बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल डायग्राम की। अगर बात करें तो ये हमारा एक यूज़र है, इसने गूगल से कोई सर्विस ली थी एंड इसने यूज़ किया बट उसे सर्विस ठीक नहीं लगी। उसने SLA देखा, SLA देखने के बाद सर्विस ठीक नहीं थी तो उसने पेनल्टी लगाया, पेनल्टी लगाने के बाद प्रोवाइडर के ऊपर पेनल्टी लगी, एंड प्रोवाइडर अब या तो मैनुअली पैसे वापस करेगा या फिर सर्विस की क्वालिटी को इंक्रीज़ करेगा। एंड माय गॉड, यहाँ पे ये PDF थोड़ा सा ऊपर नीचे, सो मैं यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसे इस तरह ही समझ लीजिए। बिकॉज वर्चुअलाइजेशन इज अ मेन यहाँ पे PDF में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है बट मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ओके ठीक, हम यहाँ पे बात करते हैं। वर्चुअलाइजेशन इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। एक ही सिस्टम पर मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज़ करना वर्चुअलाइजेशन कहलाता है। एंड वर्चुअलाइजेशन इज अ एल्यूजन। वर्चुअलाइजेशन जो होता है हमारा एल्यूजन होता है, लाइक हमें एक ही मॉनिटर सिस्टम पर दो अलग अलग सिस्टम को यूज़ करना। जैसे विंडोज़ पे हमें लिनक्स भी यूज़ करेंगे और ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ करेंगे। जब भी हमें अपने विन में मैक को चलाना होगा तो वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करेंगे। हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं तब जाके हमारा एक वर्चुअल फॉर्म क्रिएट हो सकता है। एंड वर्चुअलाइजेशन मल्टीपल टाइप के होते हैं। वर्चुअलाइजेशन क्रिएट के लिए हाइपरवाइजर्स का यूज़ होता है, मतलब जब भी हम वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे, वर्चुअलाइजेशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसमें हमें हाइपरवाइजर की नीड होगी। हाइपरवाइजर नहीं रहेगा तो हमारा वर्चुअल फॉर्म नहीं क्रिएट होगा। एंड हाइपरवाइजर के भी 2 टाइप होते हैं, बेयर मेटल एंड होस्टेड हाइपरवाइजर। एंड इसे हम टाइप 1 हाइपरवाइजर कहते हैं, टाइप 2 हाइपरवाइजर इसे कहते हैं। एंड सिंपल डायग्राम की अगर बात करें तो हाइपरवाइजर यहाँ पे हमारा फिजिकल डिवाइस हो गया, एंड ये हमारा हाइपरवाइजर एंड मैक, लिनक्स, अदर। एंड टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, सर्वर वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन।
एंड यहाँ पे लोग थोड़ा सा मैनेज करिए, बाकी मैं PDF इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अब यहाँ पे देखते हैं आंसर। अगर क्लाउड के मल्टीपल एडवांटेज हैं तो मल्टीपल डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्लाउड के मल्टीपल चैलेंज तथा इशू इस प्रकार है, जिसमें पहला हमारा है डेटा इशू हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है, डेटा ब्रांच हो सकता है, डीडॉस हो सकता है, अकाउंट हाईजैक हो सकता है, सर्विस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब डाटा इशू क्या होता है, जब यूजर अपने डेटा को क्लाउड पर स्टोर करता है तो डेटा इशू भी हो सकता है। डेटा लॉस, क्लाउड स्टोर डाटा लॉस होने का चांस होता है। जो भी डेटा हमारे क्लाउड पे स्टोर होगा उसमें डेटा हमारा लॉस होने का भी बहुत ही चांस होता है। डेटा ब्रेंच क्या होता है, यूजर के बिना अनुमति के उसके डेटा को लीक करना, चुराना हमारा डेटा ब्रेंच होता है। एंड डीडॉस क्या होता है, डेनाइट ऑफ सर्विस, एक ही टाइम पर मल्टीपल रिसोर्स को भेजना जिससे सर्वर लो हो जाता है। एंड डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड अकाउंट हैक, मतलब हमारा अकाउंट हैक हो जाएगा ना, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे के पास लीक हो जाएगी। सर्विस प्रॉब्लम, कभी कभी यूज़र को सर्विस की भी प्रॉब्लम होती है, तब प्रोवाइडर को पेनल्टी करना पड़ता है। सोल्यूशन जो हमारे यहाँ पे इशू के सोल्यूशन है वो है बैकअप, सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन, SLA। नेक्स्ट SANS, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। व्हाट इज स्टोरेज एरिया नेटवर्क? तो यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई। स्टोरेज एरिया नेटवर्क मल्टीपल तरीके होते हैं जब क्लाउड अपने डेटा को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। कौन सी टेक्निक का यूज़ करेगा, उसके लिए हम SANS का यूज़ करते हैं। SANS का पूरा नाम है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। एंड इसके लिए 3 मेन तरीके का यूज़ किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को शेयर करने के लिए SAN का यूज़ किया जाता है। इसमें हम FC का यूज़ करते हैं, ISCIS का यूज़ करते हैं, एंड FCOE ईथरनेट का यूज़ करते हैं। मतलब कि ओवर ईथरनेट, फाइबर केबल, एंड ISCSI। एंड FC की बात करें, FC क्या होता है, हमारा फाइबर केबल होता है। FC स्टैंड फॉर फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज फास्ट ट्रांसमिशन टू डाटा बिटवीन नेटवर्क, मतलब कि फास्टली ट्रांसमिशन डाटा के लिए हम FC का यूज़ करते हैं। एंड ISCSI में हम IP एड्रेस का यूज़ करते हैं। फाइबर केबल में कम स्पीड होती है बट ये कॉस्टली होता है। एंड ओवर ईथरनेट की अगर बात करें, ओवर ईथरनेट क्या हो गया, FCO ओवर ईथरनेट, फाइबर ऑप्टिकल केबल ओवर ईथरनेट, मतलब स्टैंड फॉर फाइबर ऑप्टिकल केबल ओवर ईथरनेट। नेटवर्किंग ट्रांसमिशन में इसका यूज़ किया जाएगा, मीडियम स्पीड होगी एंड काफ़ी ये सस्ता होगा अदर सॉफ्टवेयर एरिया स्टोरेज एरिया नेटवर्क से। एंड अब नेक्स्ट पे चलते हैं STAAS, मतलब कि स्टोरेज एज अ सर्विस। STAAS स्टैंड फॉर स्टोरेज एज अ सर्विस इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। जब भी यूज़र को डेटा स्टोर करना होगा वह STAAS का यूज़ करेगा। जब यूज़र के पास स्टोरेज अधिक मात्रा में होगा, लेकिन स्टोरेज डिवाइस अलग अलग सर्वर होंगे, उन्हीं को जोड़ने के लिए STAAS का यूज़ किया जाता है। इसको सिंपल डायग्राम से समझ सकते हैं हम। हमारे पास एक सर्वर है, 2 सर्वर है, 3 सर्वर है। इस सर्वर के पास, ये जो सर्वर है इसके पास 10 GB डेटा अलॉट किया गया है, इसके पास 10 GB स्टोरेज है, इसके पास 10 GB स्टोरेज है। एंड हमारे पास कोई अब हमारे पास एक बहुत बड़ी मूवी है एंड हमें उसे अगर अपने इस वाले सर्वर पे स्टोर करना है एंड वो 30 GB की है, तो ना हम इस वाले पे स्टोर कर सकते हैं, ना इस वाले पे, ना इस वाले पे। तो हम इन सभी सर्वर के स्टोरेज को कंबाइंड करने के लिए एडाप्टर का यूज़ करेंगे। जैसे ही हमने एडाप्टर का यूज़ किया तो ये 10, ये 10, ये 10 मिलके ये 30 GB हमारा स्टोरेज हो गया। तो इन्हीं सबको कैलकुलेशन करके जोड़ के एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए हम स्टोरेज एज अ सर्विस का यूज़ करते हैं। एंड वहाँ पे हम वहाँ पे अपने 30 GB की जो मूवी है उसे आसानी से डाउनलोड करके रख सकते हैं। सो आपको कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हमारे पास 100 GB के 2 सर्वर हैं लेकिन यूज़र को 200 GB डाटा स्टोर करना है, तो यूज़र एस स्टोरेज एज ए सर्विस तकनीकी का यूज़ करेगा। एंड मल्टीपल सर्विसेज को आपस में जोड़कर बड़ी क्षमता में स्टोरेज को बनाना हमारा SAS कहलाता है। एंड STS में एडाप्टर का यूज़ किया जाता है। STS में के कनेक्शन के लिए फाइबर केबल या स्विच का किया जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट होता है। एंड इसका भी यूज़ हम नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। एंड अगर यहाँ पे डायग्राम की बात करें तो सिंपल डायग्राम मैंने बनाया है। ये फाइबर ऑप्टिकल केबल है एंड ये 100 GB स्टोरेज, 100 GB स्टोरेज, 100 GB स्टोरेज, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 एंड दिस इज़ अ एडाप्टर। इन सभी को कलेक्ट करके एक एडाप्टर में स्टोरेज को भर दिया गया। एंड अब हम यहाँ पे कुछ भी चीज़ों को अपने स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ तक चीज़ें आपको सिंपल टर्म्स में समझ में आया होगा। एंड अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। ओ भाई
फिर से हमारा पीडीएफ इशू है, बट आप लोग मैनेज कर लीजिए। मैं चीज़ें सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस आप सुनते जाइए। बहुत कोई डिफ़िकल्टी वाली चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन करके नहीं रखी है, बस आपको समझने वाली चीज़ है। एंड यहाँ पे शेड्यूलिंग क्लाउड कंप्यूटिंग में शेड्यूलिंग एक मुख्य अवयव है। शेड्यूलिंग का यूज़ रिसोर्स को स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट फॉर्म में करने के लिए किया जाता है। शेड्यूलिंग मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। अलग अलग शेड्यूलिंग तकनीकी अलग अलग ऑपरेशन में यूज़ किए जाते हैं। शेड्यूलिंग का यूज़ किसी के लिए किया जाता है, ओवरलैप के लिए किया जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट के लिए किया जाएगा, मैनेजमेंट के लिए किया जाएगा, एंड सिस्टमेटिक वर्क के लिए किया जाएगा। एंड इसके मेन प्रॉब्लम की बात करें, कौन सी प्रॉब्लम होती है तब हम शेड्यूलिंग का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमारी लोड बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होगी, ओवरलैप की हमारी प्रॉब्लम होगी, सर्विस मैनेज करना होगा एंड यूटिलाइजेशन करने के लिए अपने सर्विसेज के लिए तो हम शेड्यूलिंग का यूज़ करेंगे। एंड लोड बैलेंसिंग क्या होता है? लोड को बैलेंस करने के लिए लोड बैलेंसिंग, रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करने के लिए यूटिलाइजेशन का यूज़ करेंगे। जब हमारे पास मल्टीपल रिसोर्स एंड डेटा एक समय अधिक से एक ही रिक्वेस्ट को बार बार भेजा जाएगा, एंड जब दोनों रिक्वेस्ट आपस में टकरा जाएगी तो वो हमारी ओवरलैप होगी। एंड सर्विस मैनेज मतलब कि ऑल सर्विस को किस तरह मैनेज करना है वो हमारा वहाँ पे शेड्यूलिंग की यूज किया जाएगा। एंड अगर शेड्यूलिंग को सिंपल टर्म्स में अगर आपको समझना है तो जैसे कि ये हमारा एक टिकट का घर है एंड यहाँ पे मल्टीपल यूज़र हैं, सभी को टिकट लेने आना है। एंड जो ये वाला यूज़र ये पहले आके यहाँ पे टिकट लेने लगा, सो इसे अच्छा नहीं लगा, इसने आके इसे बोल दिया कि प्लीज़ भाई तुम बाहर चले जाओ या फिर ये झगड़ा कर लेगा। सो जब ये पीछे चला गया तो फिर से चीज़ें सिस्टमेटिक हो गई। अब ये पहले आया अपना काम किया एंड अपना काम करके निकल गया, फिर ये आया अपना पहले काम किया एंड अपना काम करके निकल गया, फिर ये आया अपना पहला काम किया तो अपना काम को करके निकल गया। मतलब कि जितने भी रिसोर्स एंड रिक्वेस्ट होगी सबको सिस्टमेटिक चलाने के लिए हम शेड्यूलिंग का यूज़ करेंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। एंड अब अपने नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है एंड शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, क्लाउड कंप्यूटिंग को मल्टीपल टाइप होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के मल्टीपल शेड्यूलिंग्स टाइप होते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। जितने भी मैंने की पॉइंट्स एंड हेडिंग को लिखा है, आप लोग प्लीज़ उसे बड़ी बड़ी हेडिंग्स में लिखिएगा। मैं बस अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूँ, बट हाँ क्वेश्चन 100% यही आने वाले हैं। आप एग्ज़ाम में जाने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद एक बार ज़रूर आके यहाँ पे कमेंट करिएगा कि आपको क्वेश्चन कितने फंसे हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में मल्टीपल टाइप होते हैं। जो शेड्यूलिंग एक होता है, शेड्यूलिंग के 3 टाइप होंगे, टास्क बेस्ड शेड्यूलिंग, जॉब शेड्यूलिंग, वर्कफ्लो शेड्यूलिंग। टास्क बेस्ड शेड्यूलिंग के मेन 2 टाइप होते हैं, स्टैटिक टास्क शेड्यूलिंग, डायनेमिक टास्क शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग के मेन 3 टाइप होते हैं, बेस्ट शेड्यूलिंग, कॉस्ट शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। एंड वर्क फ्लो के 4 नहीं 3 होते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक, हाइब्रिड। अब स्टैटिक में हमारा आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एंड राउंड रोबिन एल्गोरिथम, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा। एंड डायनेमिक में 2 आते हैं, मिन मैक्स, मैक्स मिन। एंड यहाँ पे अगर टास्क को समझना कि टास्क के बेस पे जहाँ पे शेड्यूलिंग किया जाएगा वो हमारा टास्क सिंपल में आप समझिए। आप वहाँ पे एग्जाम में जाके बस अपने ही दिमाग में जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ बस जाके आप लिख दीजिएगा कि टास्क के बेस शेड्यूलिंग क्या होता है। तो टास्क के बेस पे किसी भी रिसोर्सेज को शेड्यूल करना टास्क बेस्ड शेड्यूलिंग होगा। एंड जॉब बेस्ड शेड्यूलिंग किसी भी लॉन्ग टाइम वर्क को करने के लिए जॉब बेस्ड शेड्यूलिंग का यूज़ किया जाएगा। ये 3 टाइप के होंगे, बेस्ट, कॉस्ट एंड प्रायोरिटी। एंड जैसे बेस्ट, कॉस्ट, प्रायोरिटी है तो बेस्ट में हम बता देंगे कि जो सही काम होगा, एंड कॉस्ट में जो काफ़ी कॉस्टली काम होगा, एंड प्रायोरिटी जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी। एंड नेक्स्ट वर्क फ्लो, वर्क जिस तरह का होगा उसी तरह से शेड्यूल किया जाएगा। मतलब हमारा जो काम जिस प्रकार का होगा उस तरह से करेंगे। इसके मेन 3 टाइप हैं, स्टैटिक इसमें पहले से चीज़ें फिक्स होंगी, एंड दूसरा डायनेमिक रन टाइम पर चेंज होता रहेगा हमारा वर्क, एंड हाइब्रिड स्टैटिक प्लस डायनेमिक का कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे मैंने 11 क्वेश्चन आप लोगों को 10 क्वेश्चन आप लोगों को बताया। एंड जहाँ तक मेरा मानना है 100% यहाँ से आपको 10 के 10 क्वेश्चन, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ भाई 10 के 10 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। सो प्लीज़ इन 10 क्वेश्चन को तो आप मिस मत करिएगा। बाकी अगर आपको ओनली पास होना है तो भाई केवल आप ये 10 क्वेश्चन को याद करके जाओ। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका नंबर 35 से 40 के अंदर आएगा, अगर आप हर क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 पेज के अंदर लिख के आते हो। एंड मैं ये भी नहीं बोल रहा कि कोई भी फेल होगा, कोई भी फेल नहीं होने वाला भाई। केवल इस 10 क्वेश्चन को आप एक पेज लिख के आओ, 100% आप पास होने वाले हो। एंड डरने कोई बात नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़
सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।